Hello everyone, here we are going to solve a question from Pathfinder from Oscillation and Waves. It's from the section of the book Build Your Understanding, so it's at the right difficulty level for JEE Advanced or just a little bit higher than JEE Advanced, so it will be great practice if you're preparing for that exam. So you should definitely try this question on your own before you move on to the solution, right? So let's get into it. तो हमें गिवन है कि देर इज़ अ पार्टिकल ऑफ मास m and it is connected to the origin of an inertial frame with an elastic cord of force constant k and negligible relaxed length. तो ये एक कॉर्ड है, बेसिकली स्ट्रिंग बोल सकते हैं या रबर बैंड टाइप का बोल सकते हैं, विच इज़ अटैच्ड एट वन प्लेस and the other end is attached to a particle of mass m, and this point we are calling the origin of the xy plane, right? And this particle will move in the xy plane. So the particle is initially brought to this position x0 y0, and so likha hua particle is pulled to an arbitrary position x0 y0 and released. And in addition to the elastic force of the cord, there is also a constant force in the x direction f0 I cap, which also acts on the particle. तो बेसिकली हमने पार्टिकल को रैंडम लोकेशन x0 y0 पे ले जाके छोड़ दिया, तो उसके बाद पार्टिकल विल मूव. तो कैसा मोशन होगा, और लिखा क्वेश्चन में गिवन है कि ऑसिलेशंस होंगे. फाइंड द पोजीशन बिटवीन विच द पार्टिकल ऑसिलेट्स एंड पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस. तो हमें गिवन है कि ऑसिलेशन टाइप का ही कुछ होगा, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है और हमें एक्सट्रीम पोजिशंस निकालने हैं. बेसिकली पोजिशंस बिटवीन द पार्टिकल बिटवीन विच द पार्टिकल ऑसिलेट्स, मतलब एक्सट्रीम पोजिशंस, राइट. तो हमने यहाँ से छोड़ दिया है, राइट. तो एट एनी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर व्हेन द पार्टिकल इज एट अ पोजीशन x, y, हम फोर्स डायग्राम बनाते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू. सो देयर इज एन राइटवर्ड फोर्स विच इज गिवन, द कांस्टेंट फोर्स. नाउ द फोर्स ड्यू टू द कॉर्ड, इसको अगर एनालाइज करें मैथमेटिकली, तो वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स r होगा, क्योंकि बेसिकली द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज जस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड की इनिशियल मतलब जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, रिलैक्स्ड लेंथ है, वो नेग्लिजिबल है. सो नेग्लिजिबल रिलैक्स लेंथ वो जीरो मान सकते हैं. तो जितनी भी लेंथ है इस समय, तो व्हाट इज आर हियर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. तो उस दैट लेंथ itself is equal to the elongation in the cord, क्योंकि जो रिलैक्स लेंथ है वो तो जीरो है, राइट. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड k टाइम्स r हो जाएगा, क्योंकि इलोंगेशन इज r, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो माइनस आर कैप में हो जाएगी. तो माइनस आर कैप मतलब कि आर कैप इज द वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द पार्टिकल, राइट. तो माइनस आर कैप इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द ओरिजिन, राइट. तो बेसिकली फोर्स जो है वो ओरिजिन की तरफ को लग रही है, क्योंकि अलॉन्ग द स्ट्रिंग लगेगी जो फोर्स होगी, इलास्टिक फोर्स होगी, तो उसकी डायरेक्शन माइनस आर कैप में होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन, राइट. कि मतलब पार्टिकल अगर किसी पोजीशन पे है, किसी रैंडम लोकेशन पे है, और अगर मतलब इस समय उसका पोजीशन वेक्टर आर है फ्रॉम द ओरिजिन, तो अगर उसको यूनिट वेक्टर बना लें विच इज़ आर कैप, और उसको रिवर्स कर दें, तो हमें वो डायरेक्शन मिल जाएगी विच इज़ पॉइंटिंग फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द ओरिजिन. सो वी गेट दिस माइनस आर कैप. सो दिस इज द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, और उसको फिर मैं आर और आर कैप को कंबाइन करके आर वेक्टर कर सकता हूँ, राइट. और वो आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, विच इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. बेसिकली आर कैप इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर ऑफ द particle at a general instant of time. So this is the force. So you have to make sure that you really understand it in crystal clear way कि ये कैसे आया, ये force कैसे आया, right? You can watch it again, right? So this is the force due to the cord. Therefore we can write the net force on the particle, force due to the cord plus the force which is given, which is constant force, this blue force. So इन दोनों को add करके ये आ रहा है, right? So if we group it into I cap and J cap, we see that ये SHM होगा. So SHM कैसे होगा कि this is the force on the particle at a general instant of time when the particle is at a position x, y. और जो नेट फोर्स है वो तो मतलब x वाली जो फोर्स है उसको मास इनटू x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लिख सकते हैं,
और जो y कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसको मास इनटू y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन बेसिकली. सो दिस इज जस्ट लाइक राइटिंग न्यूटन सेकंड लॉ फॉर बोथ x एंड y डायरेक्शन साइमल्टेनियसली. दिस इज जस्ट लाइक दैट. तो ये वाला फर्स्ट टर्म जो है उसको इस फर्स्ट टर्म से इक्वेट कर दूंगा, सेकंड टर्म को इससे इक्वेट कर दूंगा, राइट. सो वी गेट द टू डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर x एंड y. तो यहाँ पे SHM में जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पहले हम रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, फिर हम रिस्टोरिंग फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करके एक सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आती है. तो यहाँ पे भी सेम है एक्सेप्ट कि यहाँ पे x और y दोनों में अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, राइट. सो वी कैन सॉल्व दिस फर्स्ट इक्वेशन. सो दिस इज जस्ट अ शिफ्टेड SHM. तो हमने पढ़ा है कि SHM की जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो माइनस KX टाइप की होती है, राइट. बट x की जगह x माइनस समथिंग हो सकता है, सम कांस्टेंट हो सकता है, कि अगर उसका मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे नहीं है, उसका मीन पोजीशन किसी और लोकेशन पे है, तो x की जगह x माइनस समथिंग आएगा. सो दिस इज दैट केस कि ये जो x माइनस यहाँ पे ये आ रहा है. तो बेसिकली मैंने इस एफ नॉट माइनस के एक्स में माइनस के को बाहर लेके ये क्रिएट कर दिया, राइट. कि x बेसिकली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है माइनस के एक्स वाली, उसमें x की जगह मेरे पास x माइनस एफ नॉट बाई के है. दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दिस इक्वेशन, राइट. तो ये x माइनस एफ नॉट बाई के जो है ये बता रहा है कि द मीन पोजिशन इज एट x इक्वल टू एफ नॉट बाई के. ये कैसे पता चला? बिकॉज mean position is the position where the force is zero, where the restoring force is zero. So ये right वाला term zero कब होगा? x equal to f naught by k पे zero होगा, right. So we get this. So we get this result कि the SHM की equation is this mean position plus the SHM. तो particle क्या है कि एक position पे था f naught by, ऐसा सोचो f naught by k पे था और उसके about फिर वो oscillate करना शुरू करता है. एफ नॉट बाई के वॉज द मीन पोजिशन और उस प्लस द ऑसिलेटिंग टर्म. तो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज सम कांस्टेंट प्लस एन ऑसिलेटिंग टर्म. तो जब ये ऑसिलेटिंग टर्म जीरो होगा तो मीन पोजिशन होगी, मतलब एफ नॉट बाई के हो जाएगी, है ना. सो दिस इक्वेशन टेल्स अस कि पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट दिस मीन पोजिशन एफ नॉट बाई के, राइट. और A1 और phi 1 अभी नहीं पता, तो मैंने जस्ट एक जनरल इक्वेशन लिख ली. y में तो सिंपल इक्वेशन थी, तो y की ये इक्वेशन होगी और दोनों का ओमेगा सेम होगा क्योंकि ओमेगा डिपेंड्स ऑन दिस k एंड द मास ऑफ द पार्टिकल. तो दोनों में k सेम है, दोनों इक्वेशन में k सेम है, मास तो सेम है ही. सो दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज दिस, राइट. सो अब हमें स्पेसिफिक सोल्यूशन निकालना है. अभी हमने जनरल सोल्यूशन निकाला है. A1 phi 1 A2 phi 2 हमें नहीं पता, राइट. सो वी ओनली नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन currently, right. So to find these constants we look at the situation given to us कि तो मैंने लिखा specific solution can be found by observation. तो हम situation को देखेंगे कि initial position x naught y naught है और initially rest पे है particle, वहाँ से छोड़ दिया. So लिखा हुआ है initially particle is at extreme position for both the x and y SHMs. Yes, तो क्योंकि particle initially rest पे है, ना ही x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, ना ही y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है. So particle is at rest in both directions. Basically both velocities are zero. So particle is at extreme position for both SHMs. कि अब इतना तो क्लियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके पता चल गया कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली, राइट. लेकिन मतलब फेज क्या है, राइट. व्हाट इज द फेज कांस्टेंट की इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, इसको समझना है. तो इनिशियल कंडीशंस ऐसी है कि रेस्ट पे है, तो मतलब x और y दोनों वेलोसिटीज जीरो है. देयरफॉर पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन फॉर बोथ द SHMs, फॉर बोथ द x एंड y SHMs, राइट. एंड देयरफॉर जब हम SHM को एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, मतलब t इक्वल टू 0 पे जब एक्सट्रीम पोजीशन होता है तो SHM ऑसिलेटिंग वाला जो टर्म होता है वो cos ओमेगा t होता है, हमें पता है, राइट. दिस इज व्हाट वी हैव प्रैक्टिस्ड कि cos ओमेगा t का बिहेवियर ऐसा होता है कि मतलब t इक्वल टू 0 पे इट इज एट द राइट एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, राइट.
कि बेसिकली जो साइन या कॉस वाला टर्म होगा वो बेसिकली -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा। तो कॉस ओमेगा टी अगर लिखें उसको, उस ऑसिलेटिंग टर्म को अगर कॉस ओमेगा टी लिखें सिंपली, राइट, तो कॉस ओमेगा टी =0 पे 1 होता है, राइट। और मतलब अगर t=0 पे हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पे है, +1 पे है, तो जनरल टाइम के लिए उसका जो ऑसिलेटिंग टर्म का एक्सप्रेशन होगा वो कॉस ओमेगा टी होगा। दिस इज समथिंग दैट वी हैव प्रैक्टिस्ड इन SHM थ्योरी, आई होप। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो एक्स डायरेक्शन में हम अब लिख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन मैंने F0/k तो आएगा, प्लस अब मुझे एम्पलीट्यूड नहीं पता था और मुझे φ1 नहीं पता था, फेज कांस्टेंट नहीं पता था। तो फेज कांस्टेंट तो पता चल गया कि कॉस ओमेगा टी होगा यहाँ पे, क्योंकि t=0 पे इट इज़ एट द एक्सट्रीम पोजिशन, और ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो राइट एक्सट्रीम है या लेफ्ट एक्सट्रीम है। तो अब ध्यान से सोचना है कि अब ये जो F0/k है, ये x=F0/k कहीं यहाँ लाई करेगा, तो ये इधर भी लाई कर सकता था x0 के, मतलब x0 बड़ा है या F0/k बड़ा है, ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो हमें गिवन भी नहीं है, राइट। बट उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि हम एक केस इमेजिन कर लेते हैं, एक केस अज्यूम कर लेते हैं कि F0/k इज स्मॉलर, राइट। सो द मीन पोजिशन इज हियर, अभी सिर्फ x की बात कर रहा हूँ, राइट, कि x=F0/k इज द मीन पोजिशन फॉर द x डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो x0 क्योंकि बड़ा है, तो और अभी एक्सट्रीम पोजिशन भी है, तो इसका मतलब राइट एक्सट्रीम ही होगा, क्योंकि F0/k के राइट में अगर पार्टिकल है तो और एक्सट्रीम पोजिशन है, तो राइट इट इज़ द पॉजिटिव एक्सट्रीम। सो द ऑसिलेटिंग टर्म, द साइन और कॉस टर्म मस्ट बी +1 at t=0 and therefore it must be cos omega t, right। तो ये लॉजिक है हमारा। और फिर ये एम्पलीट्यूड कैसे आया कि t=0 पे पोजीशन x0 होनी चाहिए, तो फिर और t=0 पे ये 1 होगा, तो फिर इसको x0 - F0/k होना पड़ेगा टू मेक द एंटायर थिंग x0, राइट। तो व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द मेथड, व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे हमने किया कि अभी हमें पता है कि सबसे पहले हमने ये ध्यान दिया कि रेस्ट पे है पार्टिकल, तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब भी रेस्ट से शुरू करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पता है हमें, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज इट इज एट एन एक्सट्रीम पोजीशन, तो द ऑसिलेटिंग टर्म हैज़ टू बी cos omega t, आइदर हैज़ टू बी +cos omega t और हैज़ टू बी -cos omega t। अगर लेफ्ट एक्सट्रीम होता तो -cos omega t होता, राइट। अगर हम सपोज ये अज्यूम करते कि F0/k बड़ा है, तो अगर F0/k बड़ा होता तो वो राइट साइड पे होता, इसका मतलब हम लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे होते, और लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे होते तो ये -1 होता, इसको -1 होना पड़ता t=0 पे, तो हम ऑसिलेटिंग टर्म को -cos omega t लेते। बट फिर हम एम्पलीट्यूड को भी उल्टा ले लेते, राइट, तो वी वुड हैव गॉटन एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन। सो द अजम्पशन डज नॉट चेंज द फाइनल आंसर, द अजम्पशन इज जस्ट अ वे टू गेट द आंसर, कि अज्यूम करके आंसर निकाल लो, और दूसरे अजम्पशन से भी आंसर सेम ही आएगा, राइट, बिकॉज इट डजेंट मैटर एक्चुअली वेदर x0 इज ग्रेटर और F0/k इज ग्रेटर। इट्स जस्ट दैट कि हमें समझने के लिए थोड़ा मतलब टू गेट अ फिजिकल फील फॉर इट, वी नीड टू नो कि वो वी नीड टू अज्यूम वन पर्टिकुलर केस एंड देन प्रोसीड। एंड देन फॉर y इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज y की तो इक्वेशन इस टाइप की थी, a × sin omega t + phi टाइप की थी। द मीन पोजिशन इज 0 फॉर y, तो y में भी राइट एक्सट्रीम है क्योंकि पॉजिटिव y में है, राइट, और एम्पलीट्यूड y0 है, ये तो पता ही है, तो y0 cos omega t आ गया सिंपली। नाउ टाइम पीरियड वी कैन फाइंड वेरी इजीली, टाइम पीरियड इज 2π/ω, विच इज़ वेरी सिंपल, दैट डजंट मैटर। बट अभी हमें थोड़ा सा और मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस निकाल लेते हैं और ट्रैजेक्टरी निकाल लेते हैं कि व्हाट इज द पाथ विच द पार्टिकल इज फॉलोइंग। सो बोथ SHMs आर इन फेज, राइट, इसमें भी cos omega t, इसमें भी cos omega t, सो फेज में चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। जब x वाला एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो y वाला भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, x वाला मीन पे है तो y वाला भी मीन पे है, मतलब बोथ मोशंस इन x एंड y आर इन फेज, राइट। सो अगर दोनों फेज में हैं, सो इसका मतलब x और y वेलोसिटीज दोनों साथ में 0 हो रही हैं और साथ में मैक्सिमम भी हो रही हैं, राइट। तो इसका मतलब
अगर साथ में ज़ीरो हो रही है तो पार्टिकल कंप्लीट रेस्ट पे आएगा एक पॉइंट पे, क्योंकि एक्स और वाई वेलोसिटीज बोथ बिकम ज़ीरो साइमल्टेनियसली. सो देर इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट. ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब हम 2 डायमेंशंस में SHM पढ़ते हैं कि एक्स और वाई दोनों में SHMs हो रहे हैं, then it is not necessary that the particle comes to complete rest at any point of time. It is not necessary, क्योंकि x और y का जो मोशन है ज़रूरी नहीं है वो फेज में हो. तो ऐसा हो सकता है कि x वाली वेलोसिटी ज़ीरो हो गई बट उस समय y वाली वेलोसिटी नॉन ज़ीरो थी, और फिर कोई इंस्टेंट होगा जब y वाली वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और x वाली नॉन ज़ीरो होगी. सो बोथ वेलोसिटीज may not go to zero at the same time, and therefore जैसे एक जो जनरल सिचुएशन होती है SHM की in 2 dimensions, वो इलिप्स होती है कि the trajectory is an ellipse, it's elliptical path. You can try to derive it in a general case, right? The frequency is the same, frequency is still the same in x and y, but the amplitude and phi, the phase constants are different. तो उसमें फिर ellipse बनेगा in the general case. When the phase difference is zero, यहाँ पे कौन सा केस है? phase difference is zero, particles x and y motions both are in the same phase, then there will exist a mean position and 2 extreme positions कि particle की x और y velocity same point पे ज़ीरो होगी, साथ में ज़ीरो होगी. तो मीन पोजीशन निकाल सकते हैं. मीन पोजीशन कैसे निकालेंगे? x में मतलब बेसिकली मीन पोजीशन वो होती है जिसमें ऑसिलेटिंग टर्म ज़ीरो हो जाता है. ये कॉस साइन वाला टर्म ज़ीरो हो जाता है. तो f0/k आ गया, यहाँ से ज़ीरो आ गया. तो दिस इज़ द मीन पोजीशन. जो ये हमने डायग्राम में बनाई थी, दिस इज द मीन पोजीशन, राइट. एक्सट्रीम पोजीशंस इनिशियली एक एक्सट्रीम तो हमें पता है, दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन कैसे निकालते हैं. ऑसिलेटिंग टर्म को प्लस या -1 डाल के, तो +1 डाल दिया इसको तो एक एक्सट्रीम मिल गया, इसको -1 डाल दिया तो दूसरा एक्सट्रीम मिल गया. तो -1 डाल के ये आ रहा है, ये +1 वाला एक्सट्रीम है, और +1 वाला एक्सट्रीम को हम राइट एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको हम लेफ्ट एक्सट्रीम बोलते हैं. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैन बी डिराइव्ड बाय एलिमिनेटिंग टाइम फ्रॉम बोथ इक्वेशंस. तो किसी भी जनरल 2 डायमेंशनल मोशन में हम इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं? बाय एलिमिनेटिंग टाइम. वी वांट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. तो हमने निकाला, तो यू कैन डू इट इजीली बाय एलिमिनेटिंग cos omega t. So you will get this, which is a straight line. This is the equation of the straight line. This is the slope of the straight line. And right, so straight line हम बना भी सकते हैं कि हमें दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पता है, दोनों मीन पोजीशन, हमें मीन पोजीशन पता है. सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट द पार्टिकल विल ऑसिलेट ऑन. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा. तो दोनों में SHM है, एक्स और वाई में दोनों में SHM चल रहा है, बट क्योंकि दोनों SHMs फेज में हैं एग्जैक्टली, इसलिए द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर फेज में नहीं होते तो जनरल केस में इलिप्स होता है, या सर्कल भी हो सकता है. सर्कल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलिप्स, बट in a specific situation where particle is executing SHM in 2 perpendicular directions and both SHMs are in phase, the path is a straight line. So I hope you liked this solution. This is a very interesting problem, and the difficulty level is exactly right for J Advanced. So you should practice such type of questions. They also help you strengthen your basic concepts. जब भी आप थोड़ा सा एक difficult question करते हैं और उसको methodically अच्छे से करते हैं with focus, so you revise all your basic concepts which you have learned so far in the chapter, and पूरा revision type का हो जाता है if you do a few of these good problems from a particular chapter. So I hope you liked the solution and you liked the video, and thanks for watching.